His Deadly Obsession, एपिसोड 8। अब तक वही दूसरी तरफ ओबरॉय विला में रेयांश अभी शॉवर लेकर बाथरूम से बाहर आया ही था कि तभी उसके कमरे का डोर ओपन होता है और विहान अंदर आता है, जिसे देखकर रेयांश उसे इग्नोर कर देता है और अपने शर्ट के बटन्स लगाने लगता है। ये देखकर विहान का मुंह बन जाता है, वो कुछ बोलता कि तभी उसकी नज़र रेयांश के चेस्ट के पास पड़ती है जहां पर हल्के खरोच के निशान थे, जिसे देखकर विहान की आंखें बड़ी हो जाती है। वो भागते हुए जल्दी से रेयांश के पास आता है और उसके शर्ट को साइड करते हुए अपने शॉक्ड वॉइस में रेयांश से पूछता है, रेयांश ये तेरे चेस्ट पे ये निशान कैसे है, सच सच बता कहीं। अब आगे विहान की बात सुनकर रेयांश एक नज़र उस निशान को देखता है तो उसे याद आता है कि जब वो अध्या को किस कर रहा था तभी ये निशान हुए होंगे अध्या के नाखूनों की वजह से। रेयांश को चुप देखकर विहान उसके आगे आकर अपने हाथों को रेयांश के फेस हिलाते हुए उससे पूछता है, कहाँ खो गया? मैंने पूछा कि ये निशान कैसे आए हैं, लेकिन तू तो अपनी अलग ही दुनिया में खो गया है। विहान की बातों को सुनकर रेयांश अपने ख्यालों से बाहर आता है, फिर अपने शर्ट के सारे बटन्स लगाकर अपनी कोल्ड वॉइस में विहान से बोलता है, लगता तुम आजकल बहुत ही ज्यादा फ्री रहने लगे हो। अंकल को बोलना पड़ेगा कि तुम्हें अब कंपनी ज्वाइन करवा देना चाहिए। रेयांश की बात सुनकर विहान तुरंत ही बोलता है, नहीं नहीं, तो मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, मैं अब निकलता हूँ, मुझे कॉलेज भी जाना है, प्लीज तुम मेरे डैड के कुछ मत कहना वरना मैं भी तेरी शिकायत दादी से करगा, याद रखना। इतना बोलकर विहान वहां से 9-2-11 हो जाता है। रेयांश विहान और उसकी बातों को इग्नोर करके रेडी होने लगता है। कुछ देर बाद रेडी होने के बाद वो अपने लैपटॉप ऑन करके मेल्स चेक करने लगता है। इस वक्त उसके फेस में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो अपना पूरा फोकस आए हुए मेल्स को चेक करने में था। वही दूसरी तरफ AR इंटरनेशनल स्कूल में अध्या, अमाया और मिस्टी तीनों कैंटीन में बैठे बातें करते हुए लंच कर रहे थे। तभी एक छोटी लड़की उनके पास आती है और अध्या को एक चॉकलेट का बॉक्स देते हुए बोलती है, दीदी ये चॉकलेट का डिब्बा एक दीदी ने आपको देने के लिए कहा है। इतना बोलकर वो लड़की वहां से चली जाती है। अध्या कंफ्यूजन थी, वो उस बच्ची कुछ पूछती कि उससे पहले ही वो बच्ची वहां से चली जाती है। अध्या बच्ची को जाते हुए बस देखती ही रह जाती है। फिर अध्या अपने सामने देखती है जहां पर अमाया और मिस्टी दोनों चॉकलेट के बॉक्स को ओपन करके चॉकलेट को खाना भी स्टार्ट कर दिए थे। अध्या उन दोनों को देखा कर बोल्ट है, तुम दोनों ने बॉक्स ओपन ही क्यों किया? पता नहीं किसने दिया है, हमें तो पता भी नहीं है, और तुम दोनों ने खाना भी स्टार्ट कर दिया इस तरह बिना जाने कि किसने दिया है। ये चॉकलेट खाना सेफ नहीं है, अगर इन चॉकलेट्स में कुछ मिला हुआ तो फिर क्या करोगी? अध्या की बातों को सुनकर अमाया बोलती है, जस्ट चिल अध्या, कुछ नहीं मिला है इन चॉकलेट में। तू भी न हमेशा नेगेटिव ही सोचती है। अब आ गया है तो खा लेते हैं, फिर क्या फर्क पड़ता है किसने दिया है? जिसने भी दिया है अब फेंक थोड़ी ना सकते हैं। इतना बोलकर अमाया एक चॉकलेट बॉक्स से निकालती है, फिर उसमें से गोल्डन रैपर को निकालकर चॉकलेट अध्या के मुंह में डाल देती है। उसके बाद खुद भी खाने लगती है। 5 मिनट बाद उनका लंच टाइम ओवर हो जाता है। अमाया उस बड़े से चॉकलेट बॉक्स को अध्या को पकड़ा देती है।
फिर तीनों अपने क्लास में आ जाते हैं। तीनों अच्छे से सभी लेक्चर अटेंड करते हैं। ऐसे ही टाइम छुट्टी का वक्त भी हो जाता है। अधिया, आम्या, मिस्टी तीनों साथ में ही बाहर आते हैं। कुछ ही देर में मिस्टी की कार भी आ जाती है। वो अध्या और अमाया दोनों को बाय बोलकर चली जाती है। मिस्टी के जाने के बाद अध्या और अमाया दोनों ईशान और ड्राइवर अंकल के आने का वेट करने लगते हैं। कुछ देर बाद ईशान भी आ जाता है। तीनों ड्राइवर अंकल के आने का वेट करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उनका इंतजार भी खत्म होता है क्योंकि उनके ड्राइवर अंकल कार लेकर आ गए थे। तीनों कार में बैठते हैं और फिर जो कुछ भी आज क्लास हुआ उसी की बातें करने लगती है। ऐसे ही बातें करते हुए उनका सफर भी बीत जाता है। थोड़े देर बाद उनकी कार खुराना मेंशन पहुंच जाती है। तीनों कार से बाहर निकलते हैं और मेंशन के अंदर चले जाते हैं। अधिया और अमाया दोनों कमरे में चली जाती है फ्रेश होने के लिए। तो वही ईशान आते से सीधे डाइनिंग एरिया की तरफ चला जाता है खाने के लिए। अधिया अपने कमरे में आकर बैग साइड में स्टडी टेबल के पास रखती है। फिर बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आकर रेडी होने लगती है। रेडी होने के बाद अधिया कमरे से बाहर जा ही रही थी कि तभी उसे चॉकलेट की याद आती है। वो अपने बैग के पास जाकर उस चॉकलेट के बॉक्स को निकालती है। फिर बैग को अच्छे से उसकी जगह पे रखकर चॉकलेट बॉक्स को लेकर नीचे चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ शहर के बाहर एक बंगलो के अंदर चारों तरफ शांति ही शांति थी। शांति को तोड़ते हुए एक कमरे के अंदर से पियानो की आवाजें आ रही थी। वही कमरे के अंदर पूरा अंधेरा था। उजाले के नाम पे सिर्फ डिम येलो लाइट जल रही थी जिससे कमरे में थोड़ी सी रोशनी हो रही थी। उस कमरे में एक शख्स पीठ करके बैठा हुआ पियानो बजा रहा था। उस शख्स की आंखें इस वक्त बंद थी। वो अपने ही धुन में पियानो बजाए जा रहा था। उस धुन में उस शख्स के इमोशंस उसके दर्द को साफ बयां कर रहे थे। किसने अध्या को चॉकलेट भेजा और कौन है वो शख्स? क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ FSW फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड पर। लाइक, कमेंट और शेयर करें एंड मेरे YouTube चैनल फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग थ्रोइंग किसेस स्माइल विद अ हेलो। लेट्स स्टार्ट न्यू एपिसोड हिज डेडली ऑब्सेशन। एपिसोड 9। अब तक अधिया अपने कमरे में आकर बैग साइड में स्टडी टेबल के पास रखती है। फिर बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर आकर रेडी होने लगती है। रेडी होने के बाद अधिया कमरे से बाहर जा ही रही थी कि तभी उसे चॉकलेट की याद आती है। वो अपने बैग के पास जाकर उस चॉकलेट के बॉक्स को निकालती है। फिर बैग को अच्छे से उसकी जगह पे रखकर चॉकलेट बॉक्स को लेकर नीचे चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ शहर के बाहर एक बंगलो के अंदर चारों तरफ शांति ही शांति थी। शांति को तोड़ते हुए एक कमरे के अंदर से पियानो की आवाजें आ रही थी। वही कमरे के अंदर पूरा अंधेरा था। उजाले के नाम पे सिर्फ डिम येलो लाइट जल रही थी जिससे कमरे में थोड़ी सी रोशनी हो रही थी। उस कमरे में एक शख्स पीठ करके बैठा हुआ पियानो बजा रहा था। उस शख्स की आंखें इस वक्त बंद थी। वो अपने ही धुन में पियानो बजाए जा रहा था। उस धुन में उस शख्स के इमोशंस उसके दर्द को साफ बयां कर रहे थे। अब आगे
खुराना मेंशन में अध्या चॉकलेट बॉक्स लेकर नीचे आती है। फिर किचन में जाती है जहाँ पर गौरी जी पहले से ही प्लेट में खाना निकाल रही थी। अधिया गौरी जी को देखकर उस चॉकलेट बॉक्स साइड में रखकर उनके पास जाती है और फिर गौरी जी को पीछे से हग करते हुए उनसे बोलती है, मम्मा क्या कर रही हो? अध्या की बात सुनकर गौरी जी प्लेट में खाना निकलते हुए ही बड़े प्यार से बोलती है, आधी बच्चा तुम्हें भूख लगी होगी ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ही खाने का ला रही थी। अब बताओ कैसा गया क्लास? गौरी जी की बात सुनकर अध्या बोलती है, क्लास तो अच्छा गया, लेकिन मम्मा ये बताओ कि आपको मेरे बोलने से पहले ही कैसे पता चल जाता है कि मुझे भूख लग रही है? मतलब रात में जब भी मुझे भूख लगती है तो वहाँ पे खाने का कुछ न कुछ मौजूद होता है। अध्या की बात पर गौर जी मुड़कर अध्या को गले लगाती है, फिर अध्या के बालों को अपने हाथों से सहलाते हुए ही बड़े ही प्यार से बोलती है, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ, मुझे पता चल जाता है। बचपन से आदत रही है तेरी, रोज रात में भूख लगती थी, भले ही अब पहले से थोड़ी बड़ी हो गई है लेकिन आदत वही है। तू किसी को बोलेगी नहीं, इसलिए मैं ही रोज खाने के लिए रख देती हूँ। अब चल जल्दी से खाना खा ले। ये क्या बड़ी मम्मा, आप तो मुझे भूल ही गई, अमाया किचन के अंदर आकर शिकायत करते हुए बोलती है। अमाया की बात पर गौरी जी बोलती है, मैं भला अपनी शैतान और नटखट सी बच्ची को कैसे भूल सकती हूँ? मैंने पहले ही दोनों के लिए खाना निकाल दी हूँ। गौरी जी की बात सुनकर अमाया उनके पास आकर उन्हें हग करते हुए बोलती है, क्या बड़ी मम्मा आप भी? मैं थोड़ी ना कोई शैतानी करती हूँ जो आप मुझे शैतान बच्ची बोल रही हो, मैं तो बहुत ही क्यूट सी इनोसेंट सी बच्ची हूँ। अमाया की बात पर अध्या बीच में ही बोलती है, हाँ हाँ वो तो मुझे बड़े ही अच्छे से पता है कि तू कितनी इनोसेंट है। अध्या की बात पर अमाया का मुंह बन जाता है। फिर दोनों आपस में बहस करने लगती है। तभी गौरी जी दोनों को शांत करवाते हुए बोलती है, बस करो दोनों, कितना बहस करती हो छोटी छोटी बातों पे। रोज बिना बहस किए तुम दोनों का खाना ही हजम नहीं होता है। पता नहीं कल को अगर दोनों अलग हो गए तो एक दूसरे से बहस किए बिना रहोगे कैसे? गौरी जी की बात पर अध्या और अमाया दोनों साथ में ही बोलती है, नहीं हम कभी अलग नहीं होंगे। लेकिन जब तुम दोनों की शादी हो जाएगी तब तो दोनों अलग हो ही जाएगी ना? गौरी जी दोनों की बात सुनकर बोलती है। गौरी जी की बात सुनकर अमाया हंसते हुए बोलती है, बड़ी मम्मा ऐसा कभी नहीं होगा। अगर अध्या की शादी कहीं दूर में हो भी गई न तो मैं इसे इधर ही अपने पास ही शिफ्ट करवा लूंगी, और अगर जीजू नहीं मानेंगे न तो फिर मैं रेयांश को बोलकर उनकी पिटाई करवा दूंगी। अमाया की बात सुनकर गौरी जी हंसते हुए बोलती है, अच्छा अब चलो खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। अध्या और अमाया दोनों डाइनिंग एरिया में चली जाती है अपने अपने खाने का प्लेट लेकर। गौरी जी दोनों को देखकर खुद से ही बोलती है ईश्वर मेरी दोनों बच्चियों को ऐसे ही साथ रखना, कभी इनके बीच कोई दरार ना आए। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के एयरपोर्ट में कुछ हट्टे कट्टे लोग निकलते हैं। उन सभी ने अपने फेस को अच्छे कवर करके रखा हुआ था। वो लोग इधर उधर देखकर एक बैग को बहुत ही ज्यादा संभाल कर अपने साथ लेकर आ रहे थे। तभी उन सभी लोगों में जो उनका हेड था उसका फोन रिंग करता है। तो वो आदमी कॉल पिक करता है, दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है जिसे सुनकर वो आदमी हेड बोलता है,
यस बॉस, आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। 2 दिन बाद ठीक उसी टाइम पे एक बड़ा सा धमाका होगा जिसके बारे में कोई सोचा भी नहीं होगा। आप बेफिक्र रहिए, हम केडी को अपने साथ लेकर ही आएंगे। इतना बोलकर वो आदमी कॉल कट कर देता है। फिर अपने साथियों के साथ वहां से बाहर निकल जाता है। क्या होगा आगे? कौन है ये लोग और कौन है केडी? किस धमाके की बात कर रहा था वो शख्स? और कौन है इनका बॉस? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनिए इस डेडली ऑब्सेशन का नेक्स्ट एपिसोड, सिर्फ फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड पर। बिना लाइक कमेंट्स शेयर किए ना जाए मेरे प्यारे व्यूअर्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनिए मेरी दूसरी स्टोरीज को। एपिसोड 10। अब आगे। ओबरॉय मेंशन में रेयांश अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ कुछ जरूरी वर्क कर रहा था। तभी उसका फोन रिंग करता है, जिससे वो डिस्टर्ब हो जाता है। रेयांश गुस्से से कॉल कट करने ही वाला था कि कॉल इट देखकर रुक जाता है जिसमें पाशा लिखा हुआ था। रेयांश कॉल पिक करता है। दूसरी साइड से कुछ कहा जाता है जिसे सुनकर रेयांश के फेस एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा कोल्ड हो जाते हैं। उसके आसपास का टेम्परेचर भी गिरने लगता है। अगर इस वक्त कोई भी रेयांश को देख लेता तो डर से ही बेहोश हो जाता। दूसरे साइड की बातें सुनकर रेयांश अपने कोल्ड वॉइस में गुस्से से बोलता है, जितने भी आए हैं उनमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए। 2 दिन बाद केडी को कोर्ट ले जाया जाएगा। अपने आदमियों को लगा दो काम पे ध्यान रहे। जब वो सेंट्रल जेल से बाहर आए तो कोई भी 1 मिनट के लिए भी केडी से अपनी नजरें नहीं हटाएगा। जैसा प्लान बना था वैसा ही होना चाहिए। केडी किसी भी हाल में हमारे हाथ से नहीं निकालना चाहिए। अगर वो हाथ से निकल गया तो तुम सब भी ये सोच लेना कि तुम्हारे जिस्म से जान भी निकल जाएगी। रेयांश की कोल्ड और गुस्से से भरी धमकी सुनकर सामने वाला शख्स भी डर जाता है और फिर अपनी लड़खड़ाती हुई जबान से ओके बॉस बोलता है। रेयांश कॉल कट कर फोन को टेबल में रख देता है। फिर अपने चेयर में लीन होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करते ही उसके सामने कुछ पुरानी बातें रील की तरह घूमने लगती है, जहां पर एक 30 साल का आदमी अपने 6/7 साल के बच्चों के साथ गार्डन में फुटबॉल खेल रहा था। दोनों बच्चे भी अपने डैड के साथ मस्ती करते हुए खेल रहे थे। तभी वहां पे एक 27 साल की प्रेग्नेंट लेडी सर्वेंट के हेल्प से उनके पास आती है और फिर वही गार्डन में नीचे चाट में बैठकर तीनों को खाने के लिए बुलाती है। उस लेडी की बात सुनकर आदमी अपने एक बच्चे को अपने कंधे में और एक को अपने गोद में उठाकर उस लेडी के पास आता है और दोनों बच्चों को उसी चाट में अच्छे से बैठाकर खुद भी बैठता है। चारों एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। एक दूसरे को खाना खिलाते हुए साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो फैमिली काफी खुश लग रहे थे एक दूसरे के साथ। तभी एक दूसरा सीन आता है जहां पर वो पूरा बंगलो आग की लपेटे में था। चारों तरफ सिर्फ आग ही आग था जो उस खूबसूरत से बंगलो को जला रहा था। उद्धरण चिन्ह। अचानक ही रेयांश की आंखें खुल जाती है। उसके एक्सप्रेशन भी बहुत ही ज्यादा डार्क हो जाता है। इस वक्त उसके फेस में गुस्सा और नफरत ही दिखाई दे रहा था। गुस्से की वजह से रेयांश के हाथों के नसें भी साफ दिखाई देने लगती है।
वो किसी को कॉल करता है, फिर कार की चाबी लेकर स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ खुराना मेंशन में आध्या और ईशान दोनों अमाया के कमरे में होमवर्क कर रहे थे कि तभी अमाया का फोन रिंग होता है। अमाया कॉल पिक करके बात करती है, फिर कॉल कट करके खुश होते हुए आध्या से बोलती है, आधी रेयांश का कॉल था, वो बोल रहा था कि मिस्टी आ रही है हमारे साथ ग्रुप स्टडी करने के लिए। वही अध्या डे से ही रेयांश के आने की बात सुनती है तो उसके हाथ जो नोटबुक में चल रहे थे वो रुक जाते हैं और उसके माथे पर पसीने आने लगता है, क्योंकि वो हमेशा ही रेयांश के आने और उसको फेस करने से डरती थी। उसे रेयांश के साथ रहकर बहुत ही अजीब लगता था, जब भी वो उसके पास आता था उसे डर, घबराहट और अजीब सा महसूस होने लगता था। वो जानती थी कि रेयांश आएगा तो अमाया के पास ही रुकेगा, इसलिए अध्या बहाना बनाते हुए अमाया से बोलती है, एमी अब मिस्टी आ ही जाएगी तो तू क्यों ना उसी से अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। वो क्या है ना, मेरा सर दुख रहा है सुबह से तो मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूंगी। क्या कहती है तू? अधिया की बात सुनकर अमाया भी उसकी बात मान जाती है। तो अधिया भी जल्दी से अपना सामान लेकर अमाया के कमरे से बाहर चली जाती है। फिर अमाया और ईशान दोनों अपना वक्त करने लगते हैं। अधिया अपने कमरे में आकर चैन की सांस लेती है, फिर बुक्स को स्टडी टेबल रखकर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आती है तो सामने देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है और फिर अपने कदम पीछे की ओर लेने लगती है डर की वजह से। क्या है रेयांश का पास्ट, कौन थे वो कपल्स और कौन था वो बच्चा? किसे देखी अधिया अपने कमरे में। डियर रीडर्स, स्टोरी को बंद करना पड़ेगा अगर आप सब अपना रिस्पॉन्स नहीं दिखाएंगे तो। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि ये नॉवेल बंद न हो और रेगुलर एपिसोड अपलोड हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें एंड मेरे यूट्यूब चैनल फैंटेसी स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब भी कर ले। ये कोई धमकी नहीं है, बस मैं आप सबका सपोर्ट चाहती हूँ क्योंकि वीडियो को बनाने में भी बहुत मेहनत लगता है। आई होप आप नाराज नहीं होगे और मेरे एफर्ट्स को समझेंगे।